What's the riskiest thing you guys have done? Like, what's the thing where you were like, yeah, what's the riskiest thing you've done? Join Congress. Okay, that's risky. That's real risky. Because it's a life. What other risky stuff have you both done? राहुल गांधी लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे रिस्की चीज़ क्या थी, तो लड़कियों का जवाब सामने से आता है कि हमारे लिए सबसे रिस्की चीज़ थी कांग्रेस ज्वाइन करना। आज हर किसी को पता है कि कांग्रेस ज्वाइन करना सबसे बड़ा रिस्क का काम है। लेकिन क्यों नहीं जा सकता? क्या हो जाएगा? बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि तू यहाँ नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं जा सकता। शेयर तो दूर, आप तो मुझे नदी के उस पार तक नहीं जाने देती। क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी भी राघव चड्ढा की तरह बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन उनकी माताश्री उन्हें ज्वाइन करने से रोक रही हो। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। राहुल गांधी ममता दीदी के साथ गद्दारी कर रहा है। राहुल गांधी एकदम फेलियर है। बीजेपी सही कहती है कि वो पप्पू ही है, ऐसा कहना है टीएमसी के नेता कुणाल घोष का। आइए अब आपको मिलाते हैं जाने माने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से, जिन्होंने अपनी गजब की फजीहत करवा ली। जिन्ना को आप सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मानते थे? मैंने तो कभी नहीं माना सर। नहीं, आपने बोला है कि जिन्ना सेकुलर थे। यार तुम कहाँ से ये मैंने पॉडकास्ट देखे सर, आपने ये यार ये कोई तरीका हुआ? मैं कैसे मान लूंगा? वो सब घोर सांप्रदायिक आदमी था वो। मैं जिन्ना और सावरकर दोनों को खलनायक मानता हूँ। जिन्ना और सावरकर दोनों देश के बंटवारे के लिए दो ही लोग। देश के बंटवारे के लिए तो आप जिम्मेदार मानते हैं सर? नहीं, सावरकर को मैंने, उसे जिन्ना को मैंने कब सेकुलर कह दिया? मैं मानता ही नहीं उसे सेकुलर। वो जिन्ना को आपने इस वे में सेकुलर बोला कि वो ये। यार क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों थोप रहे हो किसी की बात मेरे ऊपर? मैंने नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला आपने ना। चलिए ठीक है, अगर मुझे नहीं, मैं उस क्लिप को, मैं जब पॉडकास्ट चलेगा तो मैं इस जगह पे क्लिप लगा दूंगा थोड़ी सी। मुझे अभी सुनवा दो। नहीं सर, मैं अभी कैसे नहीं चलवा सकता? मैं गारंटी देता हूं, मैं जिन्ना, क्योंकि सेकुलर मानता ही नहीं मैं उसे। मैंने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं माना। कभी सेकुलर नहीं माना? नहीं, आप कंफ्यूजन है और आप ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मत बैठे। नहीं सर, पूर्वाग्रह नहीं। नहीं, आप सर, मैं शोरूम में उस जगह पे वो पूरी क्लिप लगा। अरे यार, ये आपका मैं दिखा दूंगा। अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश का बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा, इसमें अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि शायद अभी दोबारा पॉडकास्ट देने जाएंगे। वैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं भाई, इतने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी पॉडकास्ट में जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बेचारे भूल गए होंगे कि इन्होंने कभी ऐसा कहा था। बस मेरा यही कहना है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं और कई सालों से एमएलए यहाँ से बहुत पॉपुलर है, बहुत सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है। सच में भाई ये प्रत्याशी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इतना फेमस है कि केजरीवाल को उसका नाम पूछना पड़ रहा है। बेचारा प्रत्याशी भी सोच रहा होगा कि ये मेरा प्रमोशन करने आया था या फिर डिमोशन करने। बाकी का भाई आप लोगों को दिखाते हैं कि लल्लन टॉप का सेकुलरिज्म का भूत कैसे उतरा। टीएमसी में वोट जा रहा है, मोटामोटी वोट किधर गिर रहा है लोगों का? सब टीएमसी 240 प्लस होगा। टीएमसी 240 प्लस ऐसा भी नहीं होगा, हम भी घूम रहे हैं थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ, आप उस दिन 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ सर, मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि टीएमसी की सरकार न बनी, बीजेपी की बन गई, मान लीजिए, आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग अपने कट्टर समर्थक होंगे। कट्टर नहीं है, कट्टर समर्थक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जब मैंने टीएमसी का सरकार नहीं बनेगा। कट्टर समर्थक नहीं है, आप लोग लिबरल समर्थक हैं। अभी कट्टरपंथी है क्या? अबे बोल रहे हैं भाई, टीएमसी के समर्थक बोल रहे हैं। अरे मालिक, गलत बात। अरे आप भाई सुनिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, आप समाज के लिए सुन लीजिए, सुनेंगे, गलत बात है, सुनेंगे, नहीं बोल के जाइए मत। अच्छा सुन लीजिए, सुन तो, अरे भाई या तो आप बोलते रहिए या तो सुनिए मत।
नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं बोल नहीं। अरे एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मैं नहीं मानूंगा ना, आप क्योंकि आप बात सुनेंगे नहीं ना, आप बात सुनेंगे नहीं। मैंने एक बात बोली आप लोगों से, नहीं सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, मैंने एक बात बोली आप लोगों, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पहले। मैंने आपसे कहा कि क्या मुझे लग रहा है आप भाई, या तो आप आपके बहस में हिस्सा लीजिए, या तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग टीएमसी के कट्टर समर्थक लग रहे हैं। सुन सर सुन लीजिए, सर लल्लन टॉप वाले सेकुलर की गंदगी को हमेशा ही खाते हुए आए, लेकिन आज इनका ये भूत उतर गया होगा। बेचारे लल्लन टॉप वाले भैया जी का कहना था ये कट्टर टीएमसी समर्थक लग रहे हो। सामने से जवाब आया कि हमें एक्सट्रीम कैसे कहा, हमें कट्टरपंथी तुमने कैसे कहा, और सामने वाले बेचारे लल्लन टॉप वाले भैया जी को सुनने को भी तैयार नहीं थे। तो उम्मीद है कि आज इन्हें सेकुलर का असली स्वाद आ गया होगा। आप ये कहते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं? बाहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये महसूस करते हैं? महसूस करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं? कैसे? आप पीजी हॉस्पिटल में चले जाइएगा। कौन से हॉस्पिटल? पीजी सेठ सूरजमल करनाल हॉस्पिटल। आप वहाँ पर जितने पेशेंट देख रहे हैं ना आप, 75% बांग्लादेशी है। अच्छा, किसी से भी आप आधार कार्ड वोटर कार्ड मांगिए, किसी के पास नहीं है। अच्छा, तो फिर आ कैसे रहे? कैसे आ रहे? वही बताया आपको, खुला हुआ है। जैसे हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाते हैं? अरे भाई खबर होगा तो आदमी पहुंचेगा, जानकारी है कि वहाँ इलाज हो रहा है। आपको नहीं कह रहे, हम तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है। इलाज कराने चले आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वहाँ इलाज हो भी रहा है? हाँ हो रहा है। अच्छा, बिना पैसे का इलाज हो रहा है यहाँ पर। आ रहे हैं उन लोग बांग्लादेश से। हर शुक्रवार को यहाँ पर जितने कबाड़ी मुस्लिम लोग हैं सब बांग्लादेश चले जाते हैं, फिर सोमवार को चले जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं आप। काशीपुर चल जाइए, देखिए चिड़िया मोड़ का इधर काशीपुर गाँव का लंच घाट पूरा भरा पड़ा हुआ बांग्लादेशी। तो शुक्रवार को चले जाते हैं? शुक्रवार को शाम को चले जाते हैं, सोमवार को चले जाते हैं। बांग्लादेश जाते हैं, यहाँ से जो कमाए लेके चल दिए, सोमवार को फिर आ गए, फिर कमा रहे हैं, और यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। अच्छा, शुक्रवार को बांग्लादेश चले जाते हैं, सोमवार को आ जाते हैं। देश हमारा, टैक्स के पैसे हमारी, सुविधाएं हमारी, और उनका फ़ायदा कौन उठा रहा? बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो कि देश में घुसपैठ करके आते हैं, यहाँ पर रोज़गार करते हैं, धंधा ढूंढते हैं, और जो बंगाल की जनता वो बेचारी बेरोज़गार बैठी रहती है। और ये सब किसके सहारे पर हो रहा है, किसके भरोसे हो रहा है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बटम होता है ना वोट दबाने के लिए, वो वहाँ तक भिक्स लगा देता है। ठीक है, इसका पीछे कौन जा रहा है, भिक्स लगा देता है, वो स्विच दबेगा जो बीजेपी के जो वोट दिया है। तो फिर आके वो जो तृणमूल का गुंडा है वो तो नाक में सुंगेगा, बोलेगा तो बीजेपी को वोट दिया। यहाँ चलता है, पश्चिम बंगाल में चलता है। जहाँ कमल का छाप होता है ना, वहाँ पर ब्लैक टेप मार देता है, यहाँ पर कोई सेंड वाला चीज मार देता है कि जैसे ही आप उसको छुए तो आपका उंगली में वो मतलब सेंड मारेगा। ब्लैक टेप लगा देते, भाजपा का जो है बटन वहाँ के ब्लैक टेप लगा देता है, जाए वो लोग नहीं देख पाते, वो लोग बुझता है। तो टीएमसी वाला ये सब करता है। और दूसरा बात ये है कि ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव के टाइम में टीएमसी हर एक गली मोहल्ले में इस समाज के मतलब युवा लोगों को पूरा एकदम दारू मीट मछली पूरा एकदम खिलाएगा, पैसा देगा ही देगा। ये हो रही है असली वोट चोरी, जो कि हमारे देश के विपक्ष को नहीं दिखती। इन्हें वोट चोरी वहीं पर दिखती है जहां पर बीजेपी सत्ता में आ चुकी होती है, जहां पर जीतने वाली होती है। कैमरा के सामने हमसे ये कहा कि वो ममता दीदी को वापस सत्ता में आता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जिस सेकंड हमारा कैमरा बंद हुआ और कैमरा मुझसे दूर गया, उन्हीं में से कई लोग हमारे पास आए ये बोलने के लिए कि ये टीएमसी का गढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर वो किसी मीडिया जर्नलिस्ट से कैमरा पर टीएमसी के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नाम लें तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और शायद इसीलिए कैमरा पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जिस दिन यहाँ पोलिंग होगी, जो कि दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी, उस दिन टीएमसी शायद उनकी पहली पसंद नहीं होगी। यहाँ पर कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के 3000 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी। तो पश्चिम बंगाल में इस लेवल तक डर का माहौल बना रखा है हमारी प्यारी ममता दीदी ने। खैर अब आइए आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग दिखाते हैं, जिनमें कूट कूट कर सेकुलरिज्म भरा हुआ है। इनका भी भूत पश्चिम बंगाल में कैसे उतरता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी कवरेज के दौरान ममता बनर्जी के घर के सामने पुलिस वाले ने हमें धमकाया। आप कौन हो? बंगाली और आप हैं कौन, मुझे ये बताओ।
पुलिस 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 तो पुलिस अब सुरक्षा के लिए कि धमकाने के लिए? उसका जवाब दीजिए। आप कौन हो? ये वही भवानीपुर है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ बंगाली के साथ गुजराती, मराठी और बिहारी भी रहते हैं। लेकिन सवाल भाषा का नहीं है, असल सवाल ये है कि अगर पत्रकार पर इतना दबाव दिख रहा है तो आम मतदाता कितना खुलकर बोल पा रहे होंगे। पिछले 1 महीने की रिपोर्टिंग में हमें एक पैटर्न दिखा। लोग यहाँ सरकार के बारे में ऑफ कैमरा खुलकर बोलते हैं, लेकिन ऑन कैमरा डरते हैं। क्या नाम है? एक मिनट भवानीपुर में ही लोगों का कहना है, दीदी का वार्ड है ना, दीदी का है, तो इसीलिए आपसे बात करने में डर लगता है किसी को। आप चला जाएंगे तो वो लोग जो 4 तारीख के बाद हो सकता है ये करेगा, आक्रोश है ना। पश्चिमी मेदिनीपुर में 40 साल के महादेव पहली बार वोट डाल पाए, क्योंकि जो भी सरकार आता था बोलते था तुम्हारा वोट हो गया तुम मत जाओ, गांव वालों को आने ही नहीं देता था। पानीहाटी में आरजीकर रेप मर्डर केस के पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ की सभा में भी यही तस्वीर दिखी। इन सब बेचारों का जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही चलता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनका सेकुलरिज्म का भूत उतर जाता है। अब शायद इन्हें पश्चिम बंगाल में जाकर जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया होगा। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जो सत्ता में होते हुए, सर्वोच्च पद पर होते हुए, उसने पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को जिस तरह से उसने काबू करने के लिए, कब्जा करने के लिए हर कंट्री को डिस्टर्ब करने का काम किया, हर कंट्री पे अपना कंट्रोल करने का काम किया, और सब पूरा दुनिया हमारी गुलाम है, इस तरह की उसकी जो भाषा है। और देश को भी उसने बर्बाद किया। ईरान से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने इजराइल को पकड़कर जो वार किया उसमें वो तो होना ही था। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहां चला, तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। तो लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरी हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ, ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था, और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। अभी यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ट्रंप पर हाल फिलहाल में ही अभी फिर से दोबारा से गोली चली है। तो इस पर महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ट्रंप ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से शासन चलाया उसी कारण से इन पर गोली चली है। ठीक है भाई, ट्रंप पर तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके आगे इनका ये कहना है कि ठीक भारत में भी ऐसे ही हालात हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी पर भी आने वाले समय में गोली चल सकती है ऐसे हालातों की वजह से। तो वैसे इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंदिरा गांधी व राजीव गांधी भी इसी तरह की हिंसा का शिकार हुए थे, और इस पर राजीव गांधी व इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनका भी यही कुतर्क था कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने जो सत्ता में रहते हुए फैसले लिए हैं वो उनके खिलाफ थे। यदि ये ट्रंप को इस बात का दोषी बता रहे हैं और भारत में भी ऐसे ही हालात बता रहे हैं, तो क्या ये इस बात से एग्री करेंगे कि जिन हत्यारों ने राजीव गांधी व इंदिरा गांधी की हत्या की थी क्या वो सही थे? मॉडल चल रहा है, देखो वो बुर्का पहन के जा रही है और ये लोग हिंदू लड़कियों से कलावा और इयरिंग तक उतरवा ले रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, भाई साहब हिंदू लड़कियों से कलावा तुम करवा ले रहे हो, बुर्का पहन के जा रही, तुम रोक नहीं सकते आप लोग? वो बुर्का पहन के एग्जाम देने के लिए छूट दे रखी है और हिंदू लड़कियों से इयरिंग तक उतरवा ले रहे हो। क्या बुर्का पहन के अलाउड है? कलावा क्यों उतरवा रहे हो? ये क्या है? कलावा क्यों उतरवा रहे हो? ये क्या है? कलावा तक क्यों उतरवा ले रहे हो? वीडियो बनाएंगे ना। ये दिल्ली का गंगा इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उन्हें बुर्के के साथ, हिजाब के साथ जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बालिकाएं हैं, उनके कलावे कटवाए जा रहे हैं, उनकी बिंदी हटवाई जा रही है। और आप लोगों को बता दूं कि ये पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में ही हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जहाँ पर राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। हो सकता है कि तुम सिक्योरिटी का हवाला दो कि इसके जरिए हम नकल को बचाएंगे, नकल को बचाया जा सकता है, वरना बहुत ही ज्यादा नकल वगैरह होती है। तो भाई समस्या इस बात से नहीं है कि तुम इनका कलावा क्यों काट रहे हो, बिंदी क्यों हटवा रहे हो, समस्या इस बात से है एक काला तंबू पहन के महिला जा रही है, क्या उससे सिक्योरिटी को खतरा नहीं है? क्या वो नकल नहीं कर सकती है? सिर्फ बिंदी और कलावे से ही नकल होगी। पैसा और पुलिस फोर्स बुलाई गई है, इस तरीके का आरोप लगा रही है, तो क्या कहेंगे? जरा ऊपर आओ, ये भीड़ दिखाओ। इतनी भीड़ बाहर से आ सकती है क्या? आ सकती है? इतनी भीड़ बाहर से आ सकती है क्या? क्या यार आप ममता की बात सुनते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।